बस हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख जल्दी मोदी जी दे दें ताकि हम लोग भी बेरोजगारी भत्ता के लिए मांग शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सरकार के 2.5 साल बीत गए, लेकिन बेरोजगार युवाओं को ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही नौकरी। इसी बीच कांग्रेस के एक विधायक ने बेतुका बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिसको लेकर युवा मोर्चा ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ने प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बड़ा मजाक किया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये सवाल जब मुख्यमंत्री के सीपे सलार कहे जाने वाले विधायक बृहस्पति सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। बस हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख जल्दी मोदी जी दे दें ताकि हम लोग भी बेरोजगारी भत्ता के लिए मांग शुरू करें। जी हाँ, आपने ठीक सुना। माननीय विधायक घोषणा पत्र को मजाक बना रहे हैं और मोदी सरकार के 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। खैर, इस मसले को लेकर भारतीय जनता मोर्चा ने बृहस्पति सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मोदी सरकार जब 15 लाख रुपए देगी तब छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। खास बातचीत में मौजूद है हमारे साथ विश्व विजय सिंह तोमर, जिनसे जानते हैं। बृहस्पति जी का एक बयान आया है, क्या कहेंगे इस पर? पूरा सरगुजा संभाग और यह प्रदेश जानता है कि बृहस्पति जी बड़बोले विधायक हैं। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में गंगा जल की कस्में खाकर जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये युवाओं को देने का वादा किया है। और बृहस्पति सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ हवा हवाई है, इनके मन की चंचलता है और बड़बोलेपन की निशानी है। ये अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला है या फिर रोजगार मिला है, इस पर? कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2.5 साल पूरे होने के पश्चात युवा मोर्चा ने और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच जाकर, आम जनता के बीच में जाकर के बातचीत करने का प्रयास किया है, जिसमें यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है। पूरी तरह से वादा खिलाफी इन्होंने किया है। चाहे हम युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, पीएससी के विषय में बात करें और रोजगार न देने पर बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो इन्होंने बढ़ा करके 1000 और 1500 रुपये देने का वादा किया था, जमीन का पट्टा देने का इन्होंने जो वादा किया था, इस तरह के अनेकानेक वादे हैं। स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफ़ी का विषय है, अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर इन्होंने, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और ये आम जनता आज ये कह रही है कि हम जिन वादों के चक्कर में कांग्रेस को वोट दिए हैं वो इस पर कहीं खरी उतरती हुई नहीं दिख रही है। 2.5 साल का काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। बेरोजगारों के मनों में जो रोजगारी भत्ता, जो बेरोजगारी भत्ता मिलना है, वो क्या आप किस तरह से देखते हैं? कई युवाओं से मिलते होंगे आप, किस तरह की बातें सामने आती हैं? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार चलती है वो विधि और संविधान से अलग चलती है। यहाँ मंत्रियों के, इनके जो मंत्री हैं और ये जो नेता हैं, अपने बंगले से सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बालू माफिया, खनन माफिया और अपराध का बोलबाला बढ़ा है, और जो इन्होंने वादा किया था युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, प्रत्येक क्षेत्र में किसानों से, उसमें ये कहीं भी वादा को पूरा करने का दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ माफियागिरी, गुंडागिरी और अपराध की ओर प्रदेश को शराबबंदी का इन्होंने, एक बड़ा विषय शराबबंदी का इन्होंने वादा किया था, और शराब को ये घर घर तक पहुंचाने वाली सरकार बन गई है। ऐसी ही ये कांग्रेस की सरकार है जिससे लोगों का पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव का मौका आए, कब हमें इनको सबक सिखाने का मौका मिले। मेरा जो मुख्य सवाल था ये इसके, बेरोजगारों के मनों में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है? जो वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अभी तक मिल नहीं पा रहा है। क्या स्थिति देख रहे हैं आप उनके पास? आप लगातार लोगों से, युवाओं से संपर्क में रहते हैं। मेरा मुख्य सवाल ये है, युवाओं के मन में जो एक आकांक्षाएं होती हैं, जो एक ऊंचे सपने होते हैं, जो अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के जो सपने होते हैं, वो सरकार से चाहते हैं कि ये सरकार, नई सरकार बन रही है, युवाओं के लिए कुछ करेगी, हमारे लिए रोजगार सृजन का माध्यम उपलब्ध कराएगी। ना ये रोजगार उपलब्ध करा पाए, न इन्होंने जो वादा किया था 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक बेरोजगार को देने का, तो युवाओं ने कहीं ना कहीं सपनों में ये सोचा था कि ये हमको, ये सरकार जो है हमारा ख्याल रखेगी, हमारे आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट चुका है इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से, और वो बहुत ही निराश और हताश है इस भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की सरकार से। पूरे मसले को लेकर, युवाओं के मसलों को लेकर क्या आगे आप लोग करेंगे? हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कल ही
प्रत्येक विधायकों के घर के सामने जाकर यह सवाल करने वाले हैं हम सब कि शराबबंदी का आपका वादा कहाँ रहा, शराब कब बंद कर रहे हैं आप। हम यह जाकर उनसे सवाल पूछने वाले हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ। हम जाकर उनसे यह सवाल करने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो आपने बढ़ाने की बात की थी उसका क्या हुआ। हम यह पूरी तरीके से सवाल करने वाले हैं कि 2.5 साल पूरे हो गए हैं और जन घोषणा पत्र में जो आपके वादे थे वो दूर दूर तक कहीं भी पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। आप इसको कब पूरा करोगे? तो ये थे विश्वविजय सिंह तोमर जी, और ये 15 लाख विधायक बृहस्पति सिंह के इस बयान के बाद से बिल्कुल तरह से भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हलचल में आ गए हैं। और कल जो बता रहे हैं, ये कल जितने भी विधायक हैं उनके घरों के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि उनकी जो घोषणा थी उसमें उन्होंने क्या किया। समय गवाह है कि अपने घोषणा पत्र के कई बिंदुओं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है घोषणा पत्र समेत तमाम घोषणाओं पर अमल को लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। बहरहाल विधायक बृहस्पति सिंह का बयान घोषणा पत्र के लिहाज से बेरोजगारों को मायूस करने वाला है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद से राकेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद सरगुजा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष की पद खाली पड़ी है। राकेश गुप्ता ने जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव को उपाध्यक्ष बनाने के लिए पद से इस्तीफा दिया था। सरगुजा के जिला पंचायत क्रमांक 2 से आदित्येश्वर शरण सिंह देव जिला पंचायत सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे और राज परिवार के सदस्य आदित्येश्वर जब जिला पंचायत का चुनाव जीते थे तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उनका जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनना तय है। लेकिन राजनीति के लिहाज से जिला पंचायत की दूसरी पारी खेल रहे राकेश गुप्ता इस पद के प्रबल दावेदार थे, जिन्हें करीब 1 साल के लिए इस पद की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन उपाध्यक्ष बनने के बाद ही राकेश गुप्ता ने ऐलान कर दिया था कि वो केवल 1 साल ही जिला पंचायत के सदस्य रहेंगे और 1 साल बाद आदित्येश्वर शरण सिंह देव उपाध्यक्ष बनेंगे। लिहाजा राकेश गुप्ता ने तो अपने वचन को निभाते हुए उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी ये पद खाली पड़ा है, जिसको लेकर खुद आदित्येश्वर क्या कहते हैं, सुनिए। जो लास्ट मेरे को अपडेट मिला था उसके मुताबिक कलेक्टर साहब ने गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है कि क्योंकि आपदा का समय है और आपदा का एक्ट लगा हुआ है अभी ज़िले में, इस समय में इलेक्शन कराने की क्या प्रक्रिया रहेगी और क्या प्रोसीजर रहेगा, उसमें मार्गदर्शन मांगते हुए कलेक्टर साहब ने गृह मंत्रालय को लिखा है। तो उसका जवाब आने के बाद शायद फिर वो निर्णय लेंगे। हम लोग सब एक ही हैं, वो थे तो मैं हूँ, मैं या जो भी बनेगा अगला वो हम सब के लिए बराबर रहेंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बात है, हम लोग सब एक परिवार की तरह ही काम करते हैं और बाकी जैसा आगे निर्णय होता है वो देखेंगे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता के मुताबिक इस पद के चुनाव की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, जिसको जल्द पूरा किया जाएगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मैंने त्यागपत्र दिया है और निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें लॉकडाउन एक विषय रहा जिसके कारण से कि लेट हुआ है और यहाँ पर एपिडेमिक एक्ट लागू है, तो गृह सचिव से कुछ जानकारी हमारे कलेक्टर सरगुजा मंगाए हैं जो इस चुनाव के पीठासीन मुख्य अधिकारी हैं, तो निर्वाचन के अधिकारी हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर चुनाव हो जाएगा। सरगुजा जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर के पास पूर्ण बहुमत की स्थिति है, इसलिए उनके जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन राजनीति के इस चाल में अचरज तब होता है जब राकेश गुप्ता जैसे वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य को प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ता है। अंबिकापुर सामुदायिक शौचालय की देखरेख करने वाली समूह की महिलाओं को 19 महीने का मानदेय नहीं मिला है। निगम के अधीन संचालित इन महिलाओं को शासन की योजना के तहत काम पर रखा गया था। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 40 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनमें से 20 सार्वजनिक शौचालय की देखरेख की जिम्मेदारी निगम प्रबंधन द्वारा स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं को दिया गया है। लेकिन करीब 19 महीने बीत गए, निगम प्रबंधन ने इन महिलाओं का मानदेय तक नहीं दिया, जिसको लेकर ये कामकाजी महिलाएं निगम प्रबंधन से अपने मानदेय की मांग कर रही हैं। इधर पीड़ित महिलाओं की इस मांग पर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने मानदेय की राशि जल्द से जल्द देने का आश्वासन दिया है। मैं 2019 से काम कर रही हूँ और 2019 से ही मुझे पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट के बाद हमारे अजय अग्रवाल सर से बात हुई और यहाँ जो पेमेंट देखते हैं लेखा जोखा, उनके यहाँ बात हुई, उनसे बात हुई तो 7 महीना का पेमेंट बोल करके अभी 2 महीना का पेमेंट बता रहे हैं। महीना में 6000 पेमेंट है सर, हमें समूह के द्वारा रखा गया है। बस हो रहा है, पेमेंट हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं, होना है बोले। जैसे कि शासन के द्वारा जो सामुदायिक शौचालय हैं उनमें महिला समूह को साफ सफाई और रख रखाव के देखभाल हेतु तो रखा गया है स्वच्छता श्रृंगार के तहत, और उसका सैंक्शन लेटर भी और जहाँ तक अकाउंट में भी पैसा आ गए होंगे
1-2 दिन में तुरंत उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सूरजपुर जिले को 244 करोड़ 40 लाख रुपए के 123 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सूरजपुर जिले को लगभग 244 करोड़ 40 लाख रुपए के 123 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम बघेल वर्चुअल माध्यम से विश्रामपुर ACCL क्षेत्र के स्नेह मिलन ऑडिटोरियम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी रूबरू हुए। सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले के लिए संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह द्वारा किए गए 3 मांग को पूरा करने की घोषणा भी की, जिसमें ओड़गी ब्लॉक के बच्चों के लिए 50 बिस्तर का स्वास्थ्य सेंटर, साथ ही 2 नए सहकारी बैंक और सरहरी सिंगरा मार्ग व बांकी नदी में पुल निर्माण शामिल हैं। देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन का काम किया गया है वो 125 काम है, जिसमें से जो लगभग जिनकी कीमत 245 करोड़ के आसपास है, जिसमें 83 करोड़ के आसपास लोकार्पण है, बाकी भूमि पूजन है। देखिए, ओडगी में अभी 22 बिस्तर का बच्चों का सेंटर का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, जो 50 बिस्तर के लिए प्रस्तावित है। आने वाले 15-20 दिन में वहाँ 50 बिस्तर की उपलब्धता बच्चों के लिए कर दी जाएगी, जिससे कि बिहारपुर और ओडगी का पूरा एरिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम वहाँ जल्दी ही ऑक्सीजन प्लांट की भी स्थापना कर दें, जिससे जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है यहाँ से, उसके लिए भी ओडगी को निर्भर न रहना पड़े। अभी ये कोशिश है, आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, ये कोशिश भी पूरी होगी। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा कोविड-19 कंट्रोल रूम की पहल की गई थी, जहाँ लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क करते थे। लेकिन अब कोविड-19 कंट्रोल रूम कॉल सेंटर में तब्दील होता नजर आ रहा है, जो लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी, जहां लोग संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते थे। लेकिन अब कंट्रोल रूम कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहा है। यहां लोग अपनी समस्याओं को कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर बताते हैं और कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी उन समस्याओं को संबंधित विभाग के पास भेज देते हैं और चंद घंटों में ही उनके समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से लोगों की समस्या, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार की मूलभूत समस्याएं, उनके निराकरण के लिए सतत निगरानी की जा रही है और उनके समस्याओं का निराकरण करने के बाद उन लोगों से पुनः संपर्क भी किया जाता है। देखिए, ये कंट्रोल रूम कम कॉल सेंटर है, जहां पर हमारी 4 लाइन पूरी तरीके से जिले के हर नागरिक के लिए हैं, जो अभी मुख्यतः कोरोना को लेके और बाकी समय में जिले में आपको कोई भी समस्या होती है उसके लिए लागू की गई है। और 2 फ़ोन नंबर हमारे ऐसे हैं जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग हमारे होम आइसोलेशन में हैं, जो लोग हमारी मितानिन हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, ऐसे सभी लोगों से संवाद स्थापित करके ग्राउंड की रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी तक लगभग 10 दिनों में 2000 से 2200 कॉल्स लोगों तक गई हैं, उनका हालचाल जाना गया है, उनकी समस्याएं जानी गई हैं और 150 के आसपास लोगों की शिकायतें आई हैं, जिनका 3 से 6 घंटे के अंदर निराकरण भी किया गया है। और मुझे खुशी है कि कई जो फीडबैक आए हैं, लोगों को हॉस्पिटल एडमिट होने की आवश्यकता थी, तत्काल उनको हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से समन्वय स्थापित कर हॉस्पिटल भेजा गया है, उनकी जान बचाई गई है और लोगों में इस कॉल सेंटर को चलने के बाद एक नया विश्वास आया है कि प्रशासन हमारी बात सुन रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।